फ्रेंड, कैसे हैं सभी? आपको स्वागत है आरके जीएस स्टडी इंस्टीट्यूट में। दोस्तों, हम कल भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 18 तक समझ लिए थे। इसको एक बार रिवीजन कर देते हैं। समझिए क्या है। 12 में क्या था? राज्य की परिभाषा। 13 में क्या था? अगर भारत सरकार कोई भी कानून लागू करती है, अगर वो कानून मूल अधिकार का हनन करता है तो सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 13 के तहत उस कानून को रद्द कर देगी। ये 13 में कहा गया था। 14 में क्या था? 14 में कहा गया था विधि के समक्ष समानता या कानून के समक्ष संरक्षक। 15 में क्या कहा गया था? 15 में कहा गया था जन्म, वंश, जाति के आधार पर अब किसी से भेदभाव नहीं कर सकते हैं। 16 में क्या कहा गया था? लोक नियोजन, सरकारी नौकरी में क्या है? समानता मिलेगी। 17 में क्या कहा गया था? 17 में क्या गया था? अस्पृश्यता यानी छुआछूत, आप किसी भी व्यक्ति से छुआछूत यानी भेदभाव नहीं कर सकते हैं। 18 में क्या कहा गया था? कहा गया था इसमें एजुकेशन या रैंकिंग को छोड़कर आप कोई भी उपाधि नहीं रख सकते हैं। जैसे महाराजा की उपाधि नहीं रख सकते हैं, विदेशी कोई टाइटल नहीं रख सकते हैं। अगर टाइटल रखना चाहते हैं तो राष्ट्रपति की अनुमति से रख पाएंगे, वो भी अनुमति देंगे तब। इतना आप समझ लिए थे। समझिए इसमें 14 से ये 18 तक जो भी हम आर्टिकल पढ़े थे वो क्या था? समानता का अधिकार। समानता का अधिकार। अब इसके आगे समझते हैं। इसके समानता का अधिकार तो हम लोग पढ़ लेते 14 से 18 तक। ये जो आर्टिकल हैं ये लोग कुछ मूल अधिकार का रक्षक कहा जाता है इस आर्टिकल 13 को। इतना आप समझ गए। अब समझिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार, उसको समझ लेते हैं वो क्या है। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप स्टडी करते हैं। समझिए हम लोग 12 से 18 तक अच्छे से समझ लिए थे। आज हमको समझना है 19 से 22 स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार। अब समझिए 23 से 24 ये क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। उसके बाद है 25 से 28 ये है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। उसके बाद समझिए 29 से 30 ये क्या है? शिक्षा एवं सांस्कृतिक अधिकार। उसके बाद समझिए 31 में कहा गया है संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार। समझिए संपत्ति का अधिकार क्या है, इसको समझिए। जो ये संपत्ति का अधिकार था पहले इसको किस में रखा गया था? मूल अधिकार में। लेकिन 1978 में इसको कानूनी अधिकार में बदल दिया गया है। इसको हम जब अनुच्छेद 31 पढ़ाएंगे तो वहाँ बता देंगे क्यों बदला गया है। इतना आप समझ गए। उसका देखिए 32 क्या है? 32 में क्या है? 32 में है संवैधानिक उपचार। उसके बाद 33, 34, 35 ये किस तरह है? ये 12 और 13 की तरह है। ये भी क्या रखते हैं? मूल अधिकार का रक्षक, यानी मूल अधिकार का रक्षा करते हैं। इसको भी जब वहाँ पढ़ाएंगे तो इसकी चर्चा हम कर देंगे। तो अब क्या स्टार्ट करेंगे? 19 से 22 स्वतंत्रता का अधिकार। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता के अधिकार में पहले 7 तरह की राइट थी। अब कितने तरह हो गई हैं? वर्तमान में अब 6 प्रकार के हो गए हैं। समझते हैं कौन कौन है वो लोग। समझिए आर्टिकल 19। जो आर्टिकल 19 है पहले इसमें कितने प्रकार की राइट थी? राइट 7।
अब वर्तमान में कितने प्रकार के हो गई हैं? तो 6 प्रकार की हो गई हैं, राइट। वर्तमान में 6 प्रकार के हो गए हैं। पहला समझते हैं, पहला क्या है? देखिए, इसमें पहला है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, इसको समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे जीवन के लिए, आम व्यक्ति के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो व्यक्ति स्वतंत्र रहते हैं, जैसे हम लोग स्वतंत्र हैं, घूमने फिरने कोई भी कार्य कर सकते हैं, तो उस किसके अंतर्गत आता है? व्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है। इसको समझिए अच्छे से। इसमें कहा गया जो आप चाह रहे हैं क्या आप उसे दिखा सकते हैं? जैसे समझिए, मान लीजिए लखनऊ में क्रिकेट हो रहा हो और भारत जीत गई, तो आप चाहते हैं कि मैं झंडा दिखाऊं भारत का, तो आप वहाँ क्या करते हैं? झंडा दिखाते हैं कि नहीं? झंडा, फ्लैग दिखाते हैं ना। तो किसके अंतर्गत आता है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में। इसमें कहा गया है कि आरटीआई का मतलब होता है पूछने। आप कोई भी क्वेश्चन किसी से पूछ सकते हैं। मान लीजिए कोई नेता हो, समझिए, कोई मान लीजिए ये आरटीआई पूछने की है, पूछने की। अब समझिए इसमें कहा गया, मान लीजिए कोई नेता है, नेता वो इलेक्शन में खड़ा होता है। मान लीजिए ये विधानसभा एमएलए का इलेक्शन लड़ता है, एमएलए का, और ये एमएलए के इलेक्शन लड़ने के पहले कहता है कि हम इस शहर में रोड बनवाएंगे, यानी जो भी मान लीजिए रोड बनवाएंगे या फिर ये काम करवाएंगे, वो काम करवाएंगे। अगर ये व्यक्ति ये एमएलए जीतने के बाद अगर ये काम नहीं करवाता है तो आप उससे क्या कर सकते हैं? पूछ सकते हैं। ये किस में है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में। इतना आप समझ गए। दूसरी चीज़ समझिए, इसमें बोलने की स्वतंत्रता है, बोलने की। आप समझते हैं बोलने क्या मतलब है? इसको समझिए। अगर कोई नेता है या फिर कोई अधिकारी है, चाहे कोई भी मान लीजिए पुलिसकर्मी है, अगर वो किसी अनजान व्यक्ति को, बेकसूर है, अनजान व्यक्ति बेकसूर है और इसको पुलिस परेशान कर रही है, पुलिस परेशान कर रही है, कोई अधिकारी परेशान कर रहा है, बेकसूर है, तो किसी परेशान करना है तो आप इसमें हस्तक्षेप कर सकते हैं। आप बोल सकते हैं कि इसको आप क्यों परेशान करते हैं। उसमें क्या है? बोलने की स्वतंत्रता। आपको कोई नहीं रोक सकता है। इसमें एक किस में आएगा? अभिव्यक्ति स्वतंत्रता में। ये क्या कहा गया? आर्टिकल 19 में फर्स्ट में कहा गया अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इतना आप समझ गए। दूसरी चीज़ समझिए, इसमें इसी में दिया गया, इसी में मान लीजिए पुतला फूकने की स्वतंत्रता है। मान लीजिए आप किसी नेता क्या करते हैं? विरोध करते हैं, उस नेता की पार्टी को काला झंडा दिखाते हैं। ये मान लीजिए आप काला झंडा दिखाते हैं। अगर उस नेता ने, आप मान लीजिए कोई नेता है, वो आपका कोई कार्य मतलब आपके शहर में कोई विकास नहीं कर रहा है, तो आप उसका आंदोलन कर सकते हैं, प्रोटेस्ट कर सकते हैं, उसका पुतला बना के आप फूंक सकते हैं। ये किसमें है? अभिव्यक्ति स्वतंत्रता में। इसको आपको कोई नहीं रोक पाएगा। इतना आप समझ गए। ये पुतला फूंकने स्वतंत्रता किसमें आती है? मान लीजिए कोई भी जब देखते हो, बहुत सारे लोग न्यूज़ पर देखते होंगे कि पुतला फूंक देते हैं लोग, तो किसमें है? अभिव्यक्ति स्वतंत्रता। तीसरा समझिए, मीडिया। इसी में किसका स्वतंत्रता है? मीडिया की। मीडिया भी स्वतंत्रता दिया है किसमें? अभिव्यक्ति स्वतंत्रता में। इसीलिए मीडिया बहुत फ़ायदा उठा लेती है, इसका स्वतंत्रता का बहुत फ़ायदा उठा लेती है। फ़ायदा उठा क्या करती है? ये टीआरपी के चक्कर में, टीआरपी के चक्कर के लालच में बहुत ज़्यादा भारत जितने भी कुछ ऐसे न्यूज़ चैनल हैं जो टीआरपी के चक्कर में भारत के बहुत नेता जो होते हैं उनकी खास बातें नहीं दिखाते हैं। मतलब कि उनकी जो विरोध, मतलब जो काम नहीं कराते हैं वो चीज़ नहीं दिखाते हैं। नेता की बस दिखाते हैं क्या? जो अच्छा कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए वो अच्छा करे या ना करे, लेकिन उसको दिखाने के लिए नेता ये किए हैं, नेता वो किए हैं, उनकी बढ़ाई करने के लिए। लेकिन कुछ ऐसे न्यूज़ चैनल हैं जो नेता की क्या दिखाते हैं? सच्चाई दिखा देते हैं। तो वैसे न्यूज़ चैनल बहुत अच्छे होते हैं। कुछ ऐसे न्यूज़ चैनल होते हैं जो टीआरपी के चक्कर में, पैसे की लालच में वो गलत काम करते हैं। इतना आप समझ गए। इसमें किसका है? मीडिया की भी स्वतंत्रता है। अभिव्यक्ति स्वतंत्रता में इतना आप समझ गए। दूसरा समझिए, दूसरा क्या है? जो दूसरा क्या है? 19 में दूसरा, आर्टिकल 19 में दूसरा क्या था? उसको समझिए, सभा।
सभा बनाने की स्वतंत्रता। इसको समझिए, सभा बनाने की स्वतंत्रता क्या है कि आप मान लीजिए कोई व्यक्ति अगर उसके पास 50 से 60 लोग हैं, मान लीजिए 50 से 60 लोग हैं उसके पास, तो वो क्या बना सकता है? सभा, ग्रुप बना सकता है, सभा बना सकता है। जैसे समझिए, मान लीजिए कोई किसी गांव में कोई गांव है, उस पर मुसीबत कोई आ गई हो, परेशान हो, गांव परेशान हो कई दिनों से, तो ये अपने 40 मान लीजिए गाँव में कितने व्यक्ति हैं, व्यक्ति कितने हैं, 40-50 व्यक्ति हैं, 50-100 व्यक्ति हैं या 50-60 व्यक्ति हैं, तो अपने गांव को ग्रुप बनाकर उस गांव का परेशानी जो भी दिक्कत होती है वो हल कर सकते हैं। इतना समझ गए कि ग्रुप बनाने की स्वतंत्रता किस में दिया गया है? तो सभा बनाने, जिसे सभा बनाने की स्वतंत्रता किस में दिया गया? 19 दूसरे में। इतना इसमें कहा गया है सरकार का कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, मूल अधिकार का हनन नहीं होना चाहिए, मूल अधिकार का उल्लंघन नहीं होना चाहिए, सरकार का उसमें कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जैसे समझिए, मान लीजिए आप सभा बना रहे हो और सभा बना कहीं मार कर दिए, मार काट कर दिए या फिर दंगा फसाद कर रहे हैं, तो ऐसे पर कानूनी अपराध है। वो क्या है? कानूनी अपराध है। सरकार आपको उससे में क्या करेगी? अरेस्ट कर लेगी। ऐसा सभा बनाने के लिए आपको स्वतंत्र नहीं दिया जाएगा। इतना समझ गए? और समझते हैं तीसरा क्या है। तीसरा जो है संगठन बनाने की स्वतंत्रता। तीसरा समझिए, संगठन बनाने की स्वतंत्रता। बनाने की स्वतंत्रता, इसको समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है, सभी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसको समझिए, संगठन बनाने की स्वतंत्रता। जैसे समझिए, मान लीजिए आपके पास 100 या 120 व्यक्ति हो गांव में, एक मान लीजिए चाहे शहर हो चाहे गांव हो, उसमें इतने लोग रहते हैं, तो आप एक ग्रुप यानी एक संगठन बना सकते हैं, एक कमेटी बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप कमेटी बना ले रहे हैं, कमेटी, ठीक है, आप कमेटी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए कोई आपको दिक्कत हो रही हो, कमेटी आप बना सकते हैं। मान लीजिए कोई शहर में रहता हो या गांव में रहता हो, तो आप कमेटी बना सकते हैं। मान लीजिए शहर में दुर्गा पूजा, तो आप उसमें कमेटी बना सकते हैं, पंडाल लगा सकते हैं, कमेटी ग्रुप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दुर्गा पूजा की वजह से आप किसी भी व्यक्ति का मूल हनन नहीं करेंगे, मूल अधिकार का हनन नहीं करेंगे, उल्लंघन नहीं करेंगे, और सरकारी किसी चीज़ का नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। और इसमें कहा गया है कि चोरों का संगठन नहीं होना चाहिए, चोरों का संगठन नहीं होना चाहिए। और कहा गया है डाकुओं का भी संगठन नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा आप संगठन बनाते हैं तो आपको कानूनी अपराध होगी और आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा। इतना संगठन बनाने में स्वतंत्रता क्यों दिया गया है? मान संगठन बनाने में स्वतंत्रता नहीं दिया गया होता तो क्या आप पूजा कर पाते एक साथ मिलकर? नहीं। इतना आप समझ गए, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे समझते हैं चौथा क्या है। चौथा जो है वो है चौथा समझिए, चौथा जो है बसने या घूमने की स्वतंत्रता। संचलन मतलब होता है फ्रीडम, घूमने की स्वतंत्रता। आप समझिए, इसमें आप कहीं भी जा घूम सकते हैं। इंडिया में जितने भी राज्य हैं या जितने भी पब्लिक प्लेस, क्या है? पब्लिक प्लेस, वहाँ आप जाकर घूम सकते हैं। इंडिया में कोई भी राज्य हो, उस राज्य अपने राज्य से दूसरे राज्य में जाकर घूम सकते हैं, कोई आपको रोक नहीं सकता। वो स्वतंत्रता क्या है? अधिकार है। लेकिन आप मान लीजिए आप क्या घूमने स्वतंत्रता क्या संसद में चले जाएंगे, विधानसभा में चले जाएंगे, कहीं और चले जाएंगे? तो ऐसा कोई चीज़ नहीं। मान लीजिए जहाँ पब्लिक प्लेस होगी वहाँ तक आप जा सकते हैं। अब मान लीजिए संसद में आपको जाना है, संसद में, तो आपको संसद क्या होना चाहिए? सदस्य होना चाहिए। विधानसभा में जाना है तो आपको विधानसभा क्या होना चाहिए? सदस्य होना चाहिए, तब आप जा सकते हैं, अन्यथा नहीं जा सकते हैं। इतना समझ गए? कहीं भी आपको क्या है? घूमने की स्वतंत्रता। लेकिन कुछ ऐसे भी नियम हैं जहां आप घूम नहीं सकते हैं। समझिए, जैसे
जैसे कहाँ पर घूम नहीं सकते हैं, संसद में नहीं जा सकते हैं, विधानसभा में नहीं जा सकते हैं, मान लीजिए आप मजिस्ट्रेट ऑफिस में नहीं जा सकते हैं, जा सकते हैं लेकिन कंप्लेन लेकर जा सकते हैं, इस तरह से घूमने के लिए आप नहीं जा सकते हैं। इतना आप समझ गए। संचलन में क्या है दूसरे। अब पांचवा क्या है उसको समझिए, बसने की स्वतंत्रता। पांचवा में कहा गया है बसने की स्वतंत्रता, उसको समझिए वो क्या है। बसने की स्वतंत्रता, इसमें कहा गया कि अगर आप मान लीजिए गए घूमने के लिए, कहाँ, मुंबई चले गए हैं, दिल्ली चले गए हों, अगर आपको यहाँ का कल्चर नेचर पसंद आ जाता है तो आप वहाँ ज़मीन लेकर, या पहले से कोई आपका ज़मीन है तो उसमें आप क्या बना सकते हैं, अपना घर बनवा सकते हैं। वहाँ पर आप हाउस भी किन सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। लेकिन मान लीजिए जहाँ आप घर बनवा रहे हैं वहाँ के लोकल लोग हैं, कहाँ के हैं, लोकल व्यक्ति रहते हैं, और अगर वो आपको मना करते हों कि आप यहाँ घर नहीं बना सकते, आप जहाँ हैं तहीं रहिए, तो ऐसा नहीं होगा। आप इनके ऊपर, जो लोकल लोग हैं, इनके ऊपर क्या कर सकते हैं, कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं और आप वहाँ घर बना सकते हैं। किसके तहत, आर्टिकल 19(5) के तहत बसने की स्वतंत्रता है, इसके तहत आप उस पर कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। इतना आप समझ गए। बसने की स्वतंत्रता क्या है, आपको कहीं भी किसी भी राज्य में आप जाकर बस सकते हैं, कोई नहीं आपको रोक सकता है। पांचवा, छठवां समझिए, इसमें कहा गया व्यापार करने की स्वतंत्रता। व्यापार करने की स्वतंत्रता, इसमें समझिए आप ऑटो चला सकते हैं, रिक्शा चला सकते हैं, दुकान खोल सकते हैं, एक राज्य से दूसरे राज्य में व्यापार कर सकते हैं आदि। इतने आप काम कर सकते हैं, आपको कोई नहीं रोक सकता। कोई राज्य सरकार या केंद्र सरकार आपको नहीं रोक सकती है। आप क्या चला सकते हैं, ऑटो चला सकते हैं, रिक्शा चला सकते हैं, दुकान खोल सकते हैं, व्यापार एक राज्य से दूसरे राज्य में कर सकते हैं। लेकिन इसमें कुछ नियम बनाए गए हैं कि आप गांजा का व्यापार नहीं कर सकते, एक राज्य से दूसरे राज्य में गांजा नहीं बेच सकते हैं, नशीली जितने भी चीज़ें हैं उसको आप नहीं बेच सकते हैं। जैसे बिहार में देख लीजिए, बिहार में क्या हुआ है, बिहार में क्या है, शराबबंदी है। वो आप बिहार में आप क्या करेंगे, शराब नहीं पी सकते, शराबबंदी हो चुकी है वहाँ पे। इतना आप समझ गए। अब समझिए, जो इतना काम है आप कर सकते हैं, आपको कोई नहीं रोक सकता। लेकिन आप गांजा नहीं बेच सकते हैं, ड्रग्स नहीं बेच सकते हैं, कोई भी नशीली दवाई आप नहीं बेच सकते हैं। इतना समझ गए। व्यापार करने स्वतंत्रता में क्या है आपको कि ये काम आप नहीं कर सकते। अगर ऐसा आप काम करते हैं तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। इतना समझ गए। अब सातवां समझ लेते हैं। इतने 6 प्रकार के राइट थी, लेकिन जो सातवां हट गया है उसको भी समझा देते हैं। सातवां क्या था, सातवां था संपत्ति का अधिकार। ये पहले किस में था, मूल अधिकार में। ये किस में था, पहले मूल अधिकार में। लेकिन इसको 1978 में किस में कर दिया गया है, कानूनी अधिकार में। कानूनी अधिकार में इसको समझिए कैसे, तो समझिए, मान लीजिए पहले क्या था, मान लीजिए कोई रोड बन रहा है 6 लेन या 4 लेन, कोई रोड बन रहा है या कोई रेलगाड़ी की पटरी बिछाई जा रही है, समझ रहे हैं। और किसी व्यक्ति का यहाँ पर 2-3 एकड़ ज़मीन है, ठीक है, और यहीं पर क्या है, स्टेशन यानी जंक्शन है, यहीं पर जंक्शन है, और यहाँ से प्लेटफार्म जा रही है, और बीच में किसी व्यक्ति क्या है, ज़मीन है। भारत सरकार इस व्यक्ति से कह रही है कि आप अपना ज़मीन दे दीजिए, इसके मुआवजे के तौर पर हम आपको ज़मीन दे देंगे, या इसके मुआवजे के तौर पर आपको हम पैसा दे देंगे। लेकिन ये व्यक्ति कहता है कि नहीं, हम अपना ज़मीन नहीं देंगे। ये किस में था, पहले मूल अधिकार में। अब इस भारत सरकार को या राज्य सरकार को बहुत दिक्कत होती थी। अब यहाँ से अपना पटरी इस तरह ले जाएगा वो। समझिए कि इतना नुकसान हुआ कि नहीं, भारत सरकार को इतना नुकसान होगा। अगर ये ज़मीन दे दिया होता तो यहीं से चला जाता। तो अब इसको संशोधन किया गया। कौन संशोधन किया गया, तो उसको समझिए।
संविधान में संशोधन किया गया, संविधान में संशोधन किया गया। 44वें संविधान, 44वें संविधान संशोधन किया गया 1978 में। 44वें संविधान संशोधन 1978 में इसको किस में कर दिया गया? कानूनी अधिकार में। किस में कर दिया गया? कानूनी अधिकार में। और समझिए कानूनी अधिकार में होगा तो क्या होगा उसको समझिए। मान लीजिए यहाँ पट्टी जा रही है और ये कानूनी अधिकार में कर दिया गया, अगर ये ज़मीन नहीं देता है तो इसको बलपूर्वक कानूनी हिसाब से इसको ज़मीन ले लिया जाएगा, लेकिन इसके मुआवजे के तौर पर इसको कहीं ज़मीन दे दिया जाएगा या पैसा दे दिया जाएगा, लेकिन ये कहेगा कि नहीं आप इस तरह ले जाइए तो वो नहीं ले जाएगा। भारत सरकार चाहेगी तो इसी तरह लेके चले जाएगी। अब हमारी जो संपत्ति है, कोई भी घर हो, संपत्ति है, ज़मीन है, तो किस में है? कानूनी अधिकार में हो चुकी है। किसके तहत? 44वें संविधान संशोधन 1978 में कर दिया गया। इतना आप समझ गए संपत्ति का अधिकार में क्या है। तो ये पहले किस में था? मूल अधिकार में, लेकिन अब इसमें कर दिया गया है, इसको किस में कर दिया गया है? कानूनी अधिकार में। अब समझिए जो ये मूल अधिकार था, ये मूल अधिकार था, ये कानूनी अधिकार में किस आर्टिकल में रखा गया है? तो ये कानूनी अधिकार 300 क के आर्टिकल में रखा गया है। किस में? कानूनी अधिकार। उस 300 क में क्या है? कानूनी का अधिकार। आप कोई भी संपत्ति किस में होगी? 300 क में कानूनी का अधिकार होगा उसको। समझ गए इतना? तो ये पूरी तरह क्या हो गई? आर्टिकल 19 समाप्त हो गई। अब समझते हैं आर्टिकल 20, अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 क्या है उसको समझते हैं। अनुच्छेद 20 में कहा गया है दोष सिद्धि से संरक्षक। इसमें कहा गया है कि आप अगर निर्दोष हैं तो आपको ज़बरदस्ती कोई व्यक्ति हो आपको ज़बरदस्ती गलत साबित नहीं कर सकता है। कोई व्यक्ति आपको ज़बरदस्ती, देखिए समझिए आर्टिकल 20 में क्या है? दोष सिद्धि में संरक्षक, दोष सिद्धि से संरक्षक। इसमें समझिए क्या है। इसमें कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति अगर वो अपराध नहीं किया है, कोई व्यक्ति अगर वो अपराध नहीं किया है तो उसको आप ज़बरदस्ती अपराधी नहीं साबित कर सकते हैं। जैसे समझिए मान लीजिए कोई व्यक्ति है, मान लीजिए कोई व्यक्ति अपराध कर दिया हो, कोई व्यक्ति है अपराध कर दिया हो, अगर आप जाकर उस व्यक्ति के ऊपर एफआईआर लिखवाते हैं या मुकदमा करा देते हैं तो क्या उस व्यक्ति को अपराध साबित कर दिया जाएगा? तो ऐसा नहीं है। जब तक जज या कोर्ट ये ना कह दे कि व्यक्ति क्या है? अपराधी है, ये गलत काम किया है, अपराध किया है, तब तक आप उसको अपराधी नहीं ठहरा सकते हैं। तब तक उसको नौकरी लेने में या कोई भी दिक्कत नहीं हो सकती है। जैसे समझिए ये भी जज साहब होंगे, इनको भी क्या लाना पड़ेगा? मान लीजिए आप इसको अपराधी ठहरा रहे हैं, अपराधी बता रहे हैं, तो आपको सबूत दिखाना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? सबूत दिखाना पड़ेगा, तब इस व्यक्ति को अपराधी ठहराया जाएगा। और जज साहब के सामने आपको सबूत ले जाना पड़ेगा, तब ये जज साहब इस व्यक्ति को अपराधी कहेंगे। इतना आप समझ गए? इसमें क्या कहा गया? तो इसमें 3 तरह की बातें कहेंगे, उसको समझिए क्या क्या है 3 तरह की बातें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 तरह की बातें इसको पूछता है बार बार। समझिए 3 तरह की बातें कहेंगे, उसको समझिए। अपराध के समय का कानून, इसको समझिए क्या कहा गया? अपराध के समय कानून। इसमें कहा गया है अगर जिस समय अपराध कर रहे हैं उसी समय कानून के हिसाब से मुझे सजा दिया जाएगा। जैसे समझिए मान लीजिए आप 2021 में अपराध कर रहे हो, 2021 में आप चोरी कर रहे हो। जैसे अपराध का मतलब समझिए चोरी कर दिए हों या किसी व्यक्ति को गोली मार दिए हों, किसी व्यक्ति क्या कर दिए हों? गोली मार दिए हों। तो मान लीजिए इस समय कहा जा रहा है जो व्यक्ति चोरी करता है उसको 10 वर्ष का सज़ा सुनाया जाएगा और जो व्यक्ति गोली मारता है उसको 20 वर्ष का सज़ा सुनाया जाएगा। 2021 में कहा गया है। अब समझिए मान लीजिए मुगल जो साम्राज्य था, मुगल में उसमें कहा जहांगीर उस समय क्या था? जहांगीर या औरंगजेब के समय कहा जाता था जो व्यक्ति चोरी करता है उसको कान नाक काट कर उसको हाथी से कुचलवा दिया जाए। क्या उस समय कानून इस समय लागू कर देंगे?
क्या उस समय कानून इस समय इस पर हाथी से कान नाक काट देंगे, इसको हाथी से कुचलवा देंगे? तो ऐसा नहीं है। इसमें कहा गया है कि अपराध के समय का कानून, आप जिस समय अपराध कर रहे हैं और उसी समय आपको क्या दिया जाएगा, उसी समय के हिसाब से आपको सज़ा दी जाएगी। समझिए, मान लीजिए वो 2021 में ही ये कह दिया जाए कि जो व्यक्ति चोरी करेगा या किसी व्यक्ति को गोली मारेगा उसको 50 वर्ष का सज़ा दिया जाएगा। एक बार मान लीजिए कह दिया जाए तो उसके हिसाब से ही आपको सज़ा दिया जाएगा। अगर आप चोरी करें तो आपको कितने वर्ष का सज़ा दिया जाएगा? 50 वर्ष का। अगर आप कहा गया है कि अगर 2021 में 10 वर्ष का सज़ा दिया जाएगा, गोली मार देंगे तो उसको 20 वर्ष का सज़ा दिया जाएगा। तो ये आपको उसके कानून के हिसाब से जिस आप कहा गया है अपराध के समय का कानून, जिस समय आप अपराध कर रहे हैं उसी के कानून के हिसाब से आपको क्या दिया जाएगा? सज़ा दिया जाएगा। इतना आप समझ गए। इसी में दूसरा चीज़ समझिए क्या है। अगर कोई भी दिक्कत होती हो तो कमेंट कर हमसे पूछ सकते हैं। समझिए दूसरा क्या कहा गया इसमें। दूसरा कहा गया है एक ही अपराध के एक ही सजा। जैसे समझिए इसमें कहा गया एक ही अपराध के एक ही सजा का मतलब समझिए, कहा गया कि मान लीजिए आप कोई किसी व्यक्ति को क्या कर दे रहे हैं? मार दे रहे हैं, उसका पैर हाथ तोड़ दे रहे हैं मारकर, या फिर उसका सर फोड़ दे रहे हैं, या फिर उसको गोली मार दे रहे हैं, सर पर मार दे रहे हैं या गोली मार दे रहे हैं। किसी व्यक्ति को एक को आप ऐसा काम कर दे रहे हैं, क्या कर मार दे रहे हैं, सर फोड़ दे रहे हैं, गोली मार दे रहे हैं, तो आपको सज़ा सुनाया जाएगा कानून के हिसाब से। आप किस समय आप अपराध किए हों उस समय के हिसाब से आपको क्या सुनाया जाएगा? सज़ा। लेकिन इसमें कहा गया एक ही अपराध के एक ही कानून। जैसे आप एक अपराध कर रहे हैं, मतलब किसी एक व्यक्ति को मार रहे हैं, तो आपको एक ही सज़ा सुनाई जाएगी। एक ही, मान लीजिए आप एक व्यक्ति को गोली मारे तो आपको 20 वर्ष का सज़ा सुना दिया, मान के चलिए 20 वर्ष का सज़ा सुना दिया गया। लेकिन आप एक ही साथ में 2 व्यक्ति का मार दे तो, एक ही साथ में अगर 2 व्यक्ति को मार दे तो एक व्यक्ति कितनी सज़ा है? 20 वर्ष। दूसरे व्यक्ति को कितनी सज़ा हो जाएगी? 20 वर्ष। कितने वर्ष सुनाया जाएगा? इस व्यक्ति को 40 वर्ष का सज़ा सुनाया जाएगा। अगर वो 2 व्यक्ति को मार देता है तो उसको 40 वर्ष क्या सुनाया जाएगा? सज़ा। लेकिन एक चीज़ और समझिए, मान लीजिए ये किसी को चोरी कर रहे हैं, आप चोरी कर दिए, आपको 10 वर्ष तक इसमें जेल में रखा गया है। अगर आप जेल से बाहर आ गए हो तो क्या आप मान लीजिए जेल से बाहर आ गए हैं, आप सुधर गए हैं, चोरी नहीं कर रहे हैं, फिर भी आपके मोहल्ले में चोरी हो जा रही है, तो क्या आपको पुलिस अरेस्ट करके फिर 10 साल तक जेल में रख देगी? तो ऐसा नहीं है। आपको लेके जा सकती है, आपको जेल में लेके जाके आप क्या कर सकते हैं? पूछताछ कर सकती है। लेकिन आपको दोबारा 10 वर्ष का सज़ा नहीं दे सकती जब तक वो सबूत नहीं मिल जाता। जब तक वो, अगर मान लीजिए सबूत आपको ऊपर साबित कर दे रहे हैं कि नहीं आप ही चोरी किए हैं, तो आपको 10 वर्ष का और सज़ा दे देगी। लेकिन अगर वो साबित नहीं करे तो आपको पूछ कर छोड़ देगी। इतना आप समझ गए। एक ही अपराध के एक ही सज़ा में क्या कहा गया है। तीसरा समझते हैं आप। तीसरा समझिए, तीसरा ही बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन बार बार पूछ देता है, कई बार पूछ चुका है एसएससी यूपीएसआई में। तीसरा क्वेश्चन है, एक खुद के विरुद्ध आप गवाही नहीं दे सकते हैं। समझिए इसमें क्या कहा गया है कि मान लीजिए कोई आप अपराध कर दिए हो, क्या कर दिए हो? अपराध कर दिए हो, किसी को कुछ भी, आप मान लीजिए कोई भी अपराध कर दिए हो, तो क्या आप अपने विरुद्ध गवाही दे सकते हैं कि मैंने ऐसा नहीं किया है? ऐसा नहीं। आप अगर कोई अपराध कर रहे हैं तो आपको मतलब सबूत होना चाहिए कि आप अपराध नहीं किए हैं, या ये सबूत होना चाहिए कि आप अपराध किए हैं। बिना सबूत के आपको अपराधी नहीं ठहराया जा सकता। इतना आप समझ गए। खुद के विरुद्ध आप क्या कर सकते हैं? आप गवाही नहीं दे सकते हैं कोर्ट में। इतना आप समझ गए। अब समझते हैं, इतना देखिए, जो हमारा आर्टिकल 20 था इतना ही था, ये समाप्त हो गया। अब समझिए आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 में क्या है उसको समझते हैं। आर्टिकल 21 भी बहुत इम्पोर्टेंट है।
जो आर्टिकल 21 है बहुत इम्पोर्टेंट है। आर्टिकल 21 इसमें कहा गया है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। ठीक है, देखिए समझिए, इसमें कहा गया है कि लाइफ, मुझे जिंदगी जीने क्या है अधिकार है, मुझे जीवन जीने का अधिकार है। समझिए इसका मतलब क्या है, मुझे जीवन जीने का अधिकार का मतलब समझिए कि मेरे ज़िंदगी को या मेरे जीवन कोई नहीं छीन सकता है। मान लीजिए आप घूम रहे हो कहीं जाकर या कोई भी काम कर रहे हो तो आपका वो क्या है, पर्सनल लाइबिलिटी है, आपको किसी नहीं छीन सकता, कोई नहीं छीन सकता। आप घूम रहे हैं तो आपको आपके जीवन को कोई नहीं छीनता, आपके पिता भी नहीं छीन सकते। इतना समझ गए। इसमें कहा गया है कि अगर आप, इसमें कहा है कि मेरी जान आप नहीं ले सकते हैं, आप नहीं ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं। इसमें कहा, तब सुप्रीम कोर्ट में कहा ठीक है, अगर आपकी जान को अगर दूसरा व्यक्ति नहीं ले सकता है तो आप भी आत्महत्या नहीं कर सकते हैं, मतलब आप भी अपना जान खुद नहीं ले सकते हैं। अगर आप अपना जान लेते हैं तो आईपीसी 309 के तहत पुलिस आपको क्या करेगी, अरेस्ट कर लेगी, गिरफ्तार कर लेगी। इतना आप समझ गए कि आप अपना भी जान क्या कर सकते हैं, नहीं ले सकते हैं। इसमें कहा, किसमें कहा गया, आर्टिकल 21 में। अगर आप आत्महत्या करते हैं, क्या करते हैं, आत्महत्या, आपको गिरफ्तार कर लीजिएगा, किसके तहत, आईपीसी 309 के तहत। इतना आप समझ गए। इसमें दूसरा चीज़ समझिए क्या है, ये क्या था, प्राण, क्या था, प्राण। इसमें दूसरा चीज़ समझिए, इसमें हेल्थ, बच्चों का हेल्थ का भी ध्यान रखा गया है। इसमें बच्चों का हेल्थ का ध्यान रखें। जैसे हम लोग बचपन में होंगे, चाहे आप होंगे चाहे मैं होंगे, क्या पिए होंगे, पोलियो की दवा पिए होंगे। सरकारी हॉस्पिटल खोली गई हैं, किसके लिए, प्राण बचाने के लिए। आप कोई भी किसी भी व्यक्ति का प्राण नहीं ले सकते हैं, इसीलिए भारत सरकार आपसे बचपन में पोलियो पिलाती है और सरकारी हॉस्पिटल खोले गए हैं गांव-गांव में, शहर में। इसमें समझिए ना, समझ गए पोलियो की क्या, बचपन में आपको पोलियो पिलाया जाता था। और समझिए इसमें दूसरी चीज़ समझिए, जानवरों को भी क्या, आप उनकी जान नहीं ले सकते, उनका भी हेल्थ रखा गया है। जानवर का भी क्या रखा गया है, हेल्थ, उसका भी जान कोई व्यक्ति नहीं लेगा। पर्यावरण, पेड़ पौधों की भी जान नहीं लिया जाएगा। जैसे आप पेड़ पौधा काट देते हैं, पेड़ पौधा क्या करते हैं, काट देते हैं, तो उसको क्या कर सकते हैं, आप नहीं कर सकते। इसमें एक चीज़ और चर्चा की गई है कि आप प्रदूषण नहीं कर सकते। जैसे आपकी कोई बाइक है, 2 व्हीलर 4 व्हीलर है, तो आप वो प्रदूषण नहीं करते। अगर ऐसा आप करते हैं तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई या फाइन लगा कर आपको बाइक को जब्त कर लिया जाएगा। इतना आप समझ गए। इसमें किस चीज़ की चर्चा है, इसमें दूसरे चीज़ अब समझते हैं हम। इसमें दैहिक स्वतंत्रता, इसमें दैहिक स्वतंत्रता क्या है, दैहिक स्वतंत्रता उसको समझिए, ये समझिए इसका दैहिक स्वतंत्रता। इसमें 3 तरह की बातें कही गई हैं। समझिए, पहला एकांत, विदेशी यात्रा, एकांत एवं विदेशी यात्रा, इसको समझिए क्या है ये। इसमें कहा गया है एकांत एवं विदेशी यात्रा में कि आपको अगर मन कर रहा है विदेश का भ्रमण करने के लिए, अब मान लीजिए मन कर रहा है क्योंकि मैं यहाँ विदेश में घूमी, मैं वहाँ अमेरिका घूमी, सऊदी अरब घूमूँ या फिर रूस घूमूँ, तो आपको भारत सरकार नहीं रोक सकती है। भारत सरकार आपको नहीं रोक सकती है। आपको पासपोर्ट भारत सरकार क्या कर देगी, बना के देगी। लेकिन अगर कोई आप गलत काम करते हो, अपराधी हो, तो आपको भारत सरकार रोक देगी, आपको पासपोर्ट बना के नहीं देगी। आप इतना समझ गए। लेकिन अगर मान लीजिए आप गलत भी काम नहीं किए हैं, अगर आपको भारत सरकार पासपोर्ट नहीं देती है तो आप सुप्रीम कोर्ट में जाके क्या कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जाके आप केस कर सकते हैं।
तब सुप्रीम कोर्ट के जज या हाई कोर्ट के जज बुलाकर भारत सरकार से ये कहेगी कि आप इनके दैहिक स्वतंत्रता को आप नहीं छीन सकते हैं, पर्सनल लाइबिलिटी को आप नहीं छीन सकते हैं। ये क्या इनकी दैहिक स्वतंत्रता, ये विदेश में भ्रमण कर सकते हैं। तब भारत सरकार को आपको पासपोर्ट बना क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। जैसे समझिए, जैसे समझिए मेनका गांधी, इनको समझिए। मेनका गांधी क्या था, मेनका गांधी जा रही थी विदेश। कहाँ जा रही थी, विदेश। और भारत सरकार इनके पासपोर्ट को जब्त कर लिया, दे ही नहीं रहा था भारत सरकार। तब ये कहाँ चली गई, सुप्रीम कोर्ट में। ये चली गई सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद ये केस कर दी कि हमारा भारत सरकार, मैंने कोई गलती भी नहीं किया है, कोई अपराध भी नहीं किया है, फिर भी मेरा भारत सरकार पासपोर्ट जब्त कर लिए, रद्द कर दिए। तब सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार को बुला कहा कि आदेश दिया कि आप इनके दैहिक स्वतंत्रता यानी पर्सनल लाइबिलिटी को आप नहीं छीन सकते हैं, इनके पासपोर्ट को आप बना के दीजिए। तो भारत सरकार भारत सरकार पासपोर्ट इनको बनाकर दिया, तब ये विदेश गई। इतना समझ गए। सुप्रीम कोर्ट अपने आप में बहुत पावरफुल है। सुप्रीम कोर्ट अपने आप में बहुत पावरफुल है। अगर ये ठान ले कि ये काम करना है और गलती है, चाहे जज हो, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, सीएम हो, चाहे कोई व्यक्ति हो, अगर गलत काम किया है तो उसके खिलाफ भी वो सज़ा सुना सकती है, आप कितने ही बड़े पद पर क्यों ना हो। सुप्रीम कोर्ट अपने आप में क्या एक पावर है। अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं होता रहता ना भारत में, हाई कोर्ट, तो सभी नेता लोग पूरा देश को ही बेच देते हैं। इतना धांधली हो चुकी है भारत में, हर काम में धांधली हो रही है। इतना आप समझ गए। दूसरी चीज़ समझिए, इसी में दूसरी चीज़ समझिए, निजता, प्राइवेसी। अगर आप कोई प्राइवेट बात अपने अंदर रख, जैसे आप प्राइवेट कोई बात जानते हो, मतलब कोई प्राइवेसी वाली बात हो, तो आप किसी को नहीं बता सकते। लेकिन आपसे ज़बरदस्ती कोई व्यक्ति, वो ज़बरदस्ती आपसे बात को उगलवा नहीं सकता है, मतलब आपसे सुन नहीं सकता है। मान लीजिए जैसे खान सर हैं, पटना वाले खान सर, एक बीच इनके पीछे क्या पड़ी थी, मीडिया। इनका धर्म, जाति पूछ रहे थे कि आप किस धर्म से हैं, आप किस जाति से, कहाँ से हैं, तो क्या उनको रोक पाई, वो नहीं बताए। खान सर अपना जन्म नहीं बताएं। वो किसके अंतर्गत आता है, निजता के अधिकार में। वो प्राइवेसी है, वो प्राइवेसी है, प्राइवेट चीज़ है। आप वहाँ अपने अंदर हम छिपा सकते हैं, नहीं होता। लेकिन ज़बरदस्ती आप नहीं मुझसे पूछ सकते हैं। कोई भी व्यक्ति हो, चाहे कोई भी अधिकारी हो, चाहे कोई भी पुलिस अधिकारी हो, आपको ज़बरदस्ती नहीं कर सकता है। निजता के अधिकार में ये कहा गया है। इतना आप समझ गए। तीसरी बात समझिए, तीसरी बात कहा गया है कि अगर आप किसी व्यक्ति, मान लीजिए आप कोई महिला शादी कर रहे हैं, किससे, महिला से, किसी औरत से आप शादी कर रहे हैं, अगर वो औरत किसी दूसरे व्यक्ति के साथ संबंध बना रही हो या उसके साथ रह रही हो, तो आप उस महिला को क्या दे सकते हैं, तलाक दे सकते हैं। इसमें तीसरा में कहा गया है। इतना आप समझ गए। अब ये आर्टिकल 21 क्या हो गई, समाप्त हो गई। यही 3-4 बातें थी, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा किसमें क्या चीज़ है। इतना समझ गए। अब समझिए आर्टिकल 21 को, इसको बाद में जोड़ा गया है। आर्टिकल 21 को, इसको कब जोड़ा गया, संविधान में 2002 में, 2002 में जोड़ा गया। इसमें समझिए क्या चीज़ है, इसमें है शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार। इसमें कहा गया है कि 6 वर्ष से 14 वर्ष तक बच्चों को फ्री में शिक्षा दिया जाएगा। 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को फ्री में शिक्षा दिया जाएगा। कौन देगी, भारत सरकार। भारत सरकार या राज्य सरकार, भारत सरकार या राज्य सरकार। इतना आप समझ गए। इसमें और एक चीज़ कहा गया है कि अब भारत सरकार या राज्य सरकार आप किसमें, हेल्थ का भी ध्यान रखेगी, आपको राशन देगी। क्या देगी, खाने पीने का राशन देगी। देखते होंगे अभी भी सरकारी स्कूलों में जितने छोटे बच्चे होंगे उनको राशन बनता है, खाने पीने का चीज़ बनता है, खाना बनता है खाने के लिए, लंच का। इतना आप समझ गए। इसमें और चीज़ कहा गया है कि हर मंथली, हर दिन कोई न कुछ खाना बदल कर बनेगा, उनको दूध दिया जाएगा, फल दिया जाएगा। इस सब चीज़ का चर्चा है किसमें, राशन में। इतना समझ। इसमें मान लीजिए क्वेश्चन पूछता है आर्टिकल 21 से, शिक्षा का अधिकार कौन सा संविधान संशोधन करके जोड़ा गया,
शिक्षा का अधिकार कौन सा संविधान संशोधन करके जोड़ा गया, तो उसको समझिए। शिक्षा का अधिकार यानी आर्टिकल 21 का 46वां संविधान संशोधन करके 2002 में जोड़ा गया। इसको एकदम इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। ये बार बार क्वेश्चन पूछ देता है कि एक आर्टिकल 21 का कौन सा संविधान संशोधन करके जोड़ा गया, तो 46वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया। इतना आप समझ गए। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। कल हम लोग आएंगे तो आर्टिकल 22 को अच्छे तरह समझेंगे। समझिए इसमें क्या है। आर्टिकल 22 थोड़ा चर्चा कर देते हैं। इसमें कहा गया पुलिस आपको कैसे अरेस्ट करेगी, पुलिस आपको कैसे अरेस्ट करेगी और पुलिस आपको कैसे रिमांड पर लेती है। मान लीजिए कोई गलती करती हो तो आपको पुलिस कैसे रिमांड पर लेती है, पुलिस आपको कैसे कोर्ट में ले जाती है, कैसे आपको सजा दिलाती है। इस सब चीज़ की क्या है इसमें चर्चा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, बहुत इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 22। इसको हम कल चर्चा करेंगे। अब कुछ समझ बेसिक से समझाते हैं। बेसिक से समझिए क्या चीज़ है, बेसिक को समझिए। देखिए आर्टिकल जो 19 है, आर्टिकल 19, इसको बेसिक में समझिए। आर्टिकल 19 को संविधान का ऋण बोला जाता है। क्या बोला जाता है? संविधान का ऋण। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको संविधान का ऋण बोला जाता है। क्वेश्चन पूछ देगा संविधान का आत्मा किसे बोला जाता है, तो आर्टिकल 32 को संविधान का आत्मा बोला जाता है। क्वेश्चन एक और पूछ देगा कि संविधान का भाग किसे बोला जाता है, तो वो प्रस्तावना का बोला जाता है। क्वेश्चन एक बार पूछ देगा कि संविधान का कुंजी किसे बोला जाता है, तो या आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि संविधान का कुंजी किसे बोला जाता है। आज के लिए इतना ही हम रहने देते हैं।